अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कल से इंशाल्लाह इसके जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो इसके हिडन डॉक्ट्राइंस हैं, यानी कि वो डॉक्ट्राइंस जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं करता, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। और एक लेक्चर ऑलरेडी जो है प्रोवाइडेड है आपको, जिसके अंदर सारी की सारी डॉक्ट्राइंस को मैंने कंबाइन करके एक ही लेक्चर प्रोवाइड किया था। सबसे पहले ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अक्सर ये सवाल आ जाता है कि व्हाट्स द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट या फिर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 17 फरवरी 1882 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो है 1 जुलाई 1882। फर्दर मोर फिर उसके बाद आते हैं हम, इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और सेक्शंस कितने हैं इसके? नियर अबाउट 137 सेक्शंस हैं इसके अंदर। अब बात की जाए मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र की, दैट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। तो जर्नली यहाँ पर 2 काइंड से मोड्स है। एक आ जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, सेकंड आ जाता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। तो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये डील करता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, एक्ट ऑफ पार्टीज़। इट मीन्स के एक मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो सेल की सूरत में हो, चाहे वो मॉर्गेज की सूरत में हो, चाहे वो एक्सचेंज की सूरत में हो, तो उसे हम कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। ऑपरेशन ऑफ लॉ किस तरीके से कि यानी कि ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए, उसको करवाने की ज़रूरत ना पड़े। किस तरीके से कि बिलफर्ज इनहेरिटेंस में हम गए तो हमने ये देखा कि बाप के मरने के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी उसके इनहेरिटेंस को ट्रांसफ़र हो गई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट जो है क्या कर दे, कोर्ट जो है डिक्लेयर कर दे कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाए फलां शख्स को। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ हैं उसके अंदर आपका आ जाता है सेल, लीज, एक्सचेंज, और इसके अलावा आपका आ जाता है मॉर्गेज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए से कोई प्रॉपर्टी आपकी कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए से या फिर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए इनहेरिटेंस के ज़रिए से या फिर इंसॉल्वेंसी के ज़रिए से। लेकिन हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये डील किस चीज़ से करता है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। अंडरस्टैंड? फर्दर अब हम पढ़ते हैं इसका प्रियम्बल। जब हम इसका प्रियम्बल को स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखें, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। यानी कि प्रियम्बल से पहले भी यही बात आ गई कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ पर ही ये फोकस कर रहा है। जब हमने इसका प्रियम्बल स्टार्ट किया, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पार्टीज़, फिर इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोड। लास्ट टाइम हमने सीआरपीसी पढ़ा और माइनर एक्ट्स को गो थ्रू किया, तो वहाँ पर हमने एक वर्ड देखा कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट का मतलब क्या था? लॉस को जोड़ना, इकट्ठा करना। इस लॉ के अंदर क्या प्रोवाइडेड है? इस लॉ के अंदर कंसोलिडेट का वर्ड नहीं है। इस लॉ के अंदर वर्ड किस चीज़ का दिया गया? डिफाइन एंड अमेंड का।
किस चीज़ का वर्ड दिया गया, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इट मीन्स के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि जितने भी मोड्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उन सब से ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करता। किस तरीके से डील नहीं करता, बिलफर्ज के आपने जो है मूवेबल गुड्स किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो उससे सेल्स ऑफ गुड्स से डील करेगा। बिलफर्ज आपने क्या करना है, आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र यानी कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल होगा। इसने क्या कहा कि सर्टेन ऐसे लॉज हैं जिनको अमेंड और डिफ़ाइन करने के लिए ये कानून आया। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेगा, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड, ये पूरा का पूरा एक कोड की सूरत में नहीं है। इट कंप्लीट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 1872 के अंदर और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है 1882 के अंदर। तो मिस्टर ओसामा ये बताएं कि ये जो 10 ईयर्स का गैप है इसको फुलफिल किस लॉ ने किया। ये कानून हमारे पास आता है किस लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुलफिल कर सके। कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किस तरीके से, बिल फर्ज के अगर मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, मैं आपके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूंगा कैसे, उसके मोड्स हमें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ने बताया। लेकिन ये 10 ईयर्स का गैप जो हमारे पास आ रहा है, इसको फुलफिल किसने किया, इसको फुलफिल किया लॉ ऑफ इक्विटी ने, फर्दर हमारे पास इंग्लिश लॉ में। क्लियर है। फिर उसके बाद इट मेनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी बट सम ऑफ देम डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी। अब सवाल यहाँ पर यह भी आया कि इस कानून का नाम, इस लॉ का नाम ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं रखा गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ही क्यों रखा गया। इट मीन्स के ये कहीं ना कहीं आपकी जो है मूवेबल गुड्स की, मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करेगा। इमूवेबल की तो बात करेगा लेकिन साथ ही साथ मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करेगा, लेकिन ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील किया जाएगा। ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल ए सेक्शन 5 to 37 डील्स विथ बोथ, यानी कि सेक्शन 5 से लेके 37 तक डील करता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों से। फिर आगे क्या बताएगा कि डील्स विद बोथ सेक्शन 38 to 53 डील्स विद इमूवेबल। 38 से लेके 53 जो है वो डील करता है सिर्फ इमूवेबल से। ठीक है, फिर उसके बाद जो इमूवेबल से डील करता है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर आपका गिफ्ट आ गया, एक्सचेंज आ गया, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, सेल आ गया, परचेज। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र क्या क्या हो सकता है। एक होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना। ये जो वर्ड ट्रांसफ़र है इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, किस तरीके से इसको समझा जाएगा। इस एक वर्ड को किस तरीके से समझा जाएगा, जब आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब आप एक प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ आप उसको सारे के सारे राइट्स भी दे देंगे। सेकेंडली, कुछ हमारे पास सर्टेन राइट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, एक हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, डेट मीन्स कि आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, आपने जो है किसी को सेल कर दी प्रॉपर्टी, तो वो तो हो गया ट्रांसफ़र। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट या राइट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट या राइट, ये किस तरीके से होगा, इसको भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा एक टॉपिक के अंदर, कि हम कभी कभी सर्टेन राइट्स, सर्टेन इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। बिलफर्ज आप जो है, ये हमारे पास एकेडमी है, ये एकेडमी रेंट पर है, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी एज अ रेंट है, हमारे पास राइट्स हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के, लेकिन हमारे पास किस चीज़ का राइट नहीं है। हमारे पास अगर राइट नहीं है तो वो राइट है ऑनरशिप का राइट नहीं है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट भी किया जा सकता है। फर्दर मोर
फिर हम आगे चल के देखते हैं इसको किस तरीके से। नथिंग इन दिस एक्ट डीम्ड टू इफेक्ट प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ। जब हमने सेक्शन 2 को पढ़ा तो वर्ड क्या आया, नथिंग इन दिस एक्ट शल इफेक्ट मुस्लिम लॉ। अब आप गिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ें, हमें मुस्लिम लॉ के अंदर भी तो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है, हिबा की सूरत में, हिबा बशर्तुल इवज़ की सूरत में। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक इंग्लिश लॉ है और हमारे पास जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट है। दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन अगर क्रिएट हो जाती है तो फिर कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो इसने यही पर सेक्शन 2 के अंदर क्लियर कट कह दिया कि अगर बिलफर्ज हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है और उसके साथ कोई भी एक रेलेवेंट प्रोविज़न ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, टकराता है किससे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ से, तो वहाँ पर मुस्लिम लॉ आपका प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद इट डज़ नॉट इंक्लूड, हमारे पास फिर आ जाती है मीनिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी को। हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है इमोबल प्रॉपर्टी की। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका इंटरप्रिटेशन क्लास के साथ डील करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमोबल प्रॉपर्टी। ये जो वर्ड इमोबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ने इस वर्ड को क्लियर नहीं किया, इस सर्टेन वर्ड को क्लियर नहीं किया। अगर इस सर्टेन वर्ड को क्लियर करता ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट तो हमें किसी और स्टैट्यूट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्या कहा गया इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में, इट डज़ नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास इमोबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो स्टैंडिंग टिम्बर आएंगे, ना तो हमारे पास जो है हर्ब्स आएंगे, ना ही ग्रोइंग क्रॉप्स आएंगे और ना ही हमारे पास ग्रास आएगा। अब आते हैं हम किसकी तरफ, इस वर्ड की एक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं किससे, अनदर स्टैट्यूट से। वो अनदर स्टैट्यूट आपका आ जाता है कौन सा, जर्नल क्लॉजेस एक्ट। जब हम जर्नल क्लॉजेस एक्ट की तरफ गए तो जर्नल क्लॉजेस एक्ट ने भी हमें इमोबल प्रॉपर्टी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को डिफाइन किया और उस डेफिनेशन के अंदर उसने क्या कहा कि इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइजिंग आउट फ्रॉम द लैंड। ठीक है। उसके बाद एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, क्या बोला, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। ठीक है। परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। ठीक है, एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। अब इसका क्या मतलब है, इसने ये कह दिया कि कोई भी चीज़ जो कि परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ है। फिर सेकेंडली क्या कहा, एनीथिंग फास्टेंड टू अटैच्ड टू अर्थ आ गया। ठीक है। और फिर उसने कहा कि हमारे पास जो है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अर्थ, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब यहाँ पर जर्नल क्लॉजेस एक्ट ने क्या बात कह दी, जर्नल क्लॉजेस एक्ट ने कहा कि परमानेंटली अटैच टू अर्थ है। सेकेंडली फास्टेंड टू अटैच टू अर्थ, यानी कि एक चीज़ मैं इस इंटेंशन के साथ ज़मीन में लगाता हूँ कि परमानेंटली वो अटैच टू अर्थ होगी, तो वो किस में आ जाएगी, वो भी आपकी आ जाएगी इमोबल प्रॉपर्टी में। सेकेंडली फास्टेंड टू दी अटैच टू अर्थ का मतलब क्या हुआ कि एक दीवार ज़मीन के साथ अटैच हो जाती है परमानेंटली, फिर उस दीवार के ऊपर उसकी छत अटैच हो जाती है परमानेंटली, उसको हम कहते हैं फास्टेंड टू दी अर्थ। फिर आपकी लैंड, ज़मीन, अब आपकी लैंड का कौन कौन सा हिस्सा जो है इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, आपकी लैंड का कौन सा हिस्सा, आपकी लैंड के यानी ज़मीन की सतह के ऊपर के कौन कौन से हिस्से जो है इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होते हैं। देखें, एक प्रॉपर्टी है आपकी बिलफर्स जो है 1000 स्क्वायर फुट, उस 1000 स्क्वायर फुट की ज़मीन के नीचे कुछ जो है गैस निकल आई, मिनरल्स निकल आए। ठीक है।
तो वो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड में काउंट होगा। आपकी एक ज़मीन है, उसमें एक पानी का तालाब है, ठीक है, वो भी आपका इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा, मूवेबल के अंदर काउंट नहीं होगा। किसके अंदर काउंट होगा? इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा। अब यहाँ पर क्या कहा इस वर्ड, ये जो हमारे पास ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ने क्या कहा इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में, कि इट डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। और फिर उसने क्या कहा कि स्टैंडिंग टिम्बर, और फिर ये भी कह दिया कि इट डज नॉट इंक्लूड ग्रास। अब इन दोनों के पीछे यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये कह रहा है कि परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, फिर आ गया लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये भी किसके अंदर है? इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स बेनिफिट्स टू द अर्थ हैं, लेकिन वो इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होंगे। इन दोनों के पीछे एक वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड? जो आपको ये क्लियर करेगा कि अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, हर्ब्स हैं, शब्स हैं, या फिर कोई ट्री है, तो क्या वो भी तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है, लेकिन वो इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, एक वर्ड क्लियर करें, इंटेंशन। कौन सा वर्ड? इंटेंशन। यानी कि बिलफर्ज में एक दरख्त लगाता हूँ और मेरी इंटेंशन ये है कि ये दरख्त मुझे मेरे घर को छांव देगा, तो ये आ गया आपका किसमें? इमोबल प्रॉपर्टी में। लेकिन एक जो है ऐसा दरख्त है बिलफर्ज कि उसमें से फ्रूट्स भी आते हैं, ऐसा दरख्त है कि जिसकी लकड़ी यूज़ होती है डोर्स के लिए, ठीक है, तो वो क्या आ गया? वो आ गया बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, सही है। लेकिन उसको उसके पीछे इंटेंशन क्या है? उस दरख्त को लगाने के पीछे कि उसको मैं काटूंगा, तो वो फिर आपका आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, वो इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यानी कि ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, कौन सा? इमोबल प्रॉपर्टी का। फर्दर मोर फिर हम इसकी कुछ और डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं जो कि सेक्शन 3 के अंदर प्रोवाइडेड है। इंस्ट्रूमेंट, वर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको क्लियर कहाँ होगा? जब आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आपको ये वर्ड क्लियर होगा कि आखिर इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको अगर क्लियर करूँ तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप अटेस्ट करवा दें, जिसको आप रजिस्टर करवा दें एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे तो उसके बाद उसको हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे। अटेस्टेड, अब ये कह रहा है कि अटेस्टेड का मतलब ये है कि जब दो विटनेसेस किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करें, किसी भी एक जो है हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको उसके अंदर अटेस्टेशन दे दें, तो वो क्या आ जाएगा? उसको हम कहेंगे अटेस्टेड। फिर अटैच्ड, कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो सकती हैं अर्थ से? रूटेड टू द अर्थ, ट्रीज, हर्ब्स, और उसके बाद एम्बेडेड टू द अर्थ। फिर उसके बाद परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, यानी कि ऐसी चीज़ आप लगा दें ज़मीन में कि जो आपको परमानेंटली बेनिफिट्स देगी। दरख्त लगा दे, फल दे रही है आपको हर महीने, हर 6 महीने बाद फल आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अटैच्ड का वर्ड है, यहाँ से एक डॉक्ट्राइन आप क्लियर कर सकते हैं, और उस डॉक्ट्राइन का नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स क्या कहती है? देखें, बिलफर्ज एक चीज़ मैं ज़मीन के अंदर खुदाई करता हूँ और उसको जो है फिक्स कर देता हूँ, उस लकड़ी को मैं ज़मीन के अंदर क्या कर देता हूँ? फिक्स कर देता हूँ। और फिक्स करने के बाद फिर जो है मैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग चार तरफ लकड़ियाँ लगा के और एक आर्जी तौर पे घर बना देते हैं। क्या वो मूवेबल है? क्या वो इमूवेबल है? इस चीज़ को ज़रा समझें कि अगर उनकी इंटेंशन ये है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने ये लकड़ियाँ लगाई हैं,
तो वो मूवेबल है। अगर उनकी इंटेंशन ये है कि जो है वो परमानेंटली लगा दी उन्होंने, तो वो क्या है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल भी लेते हैं। बिलफर्स मैं एक जो है दीवार की शेप में ईंटें खड़ी कर देता हूँ और उसके अंदर सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह के यूज़ नहीं करता, और मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इन ईंटों को आने वाले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1-2 महीने के बाद ले जाऊंगा, तो वो क्या है, वो हो गई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि ये ब्रिक्स जो हैं वो काम रोल प्ले करेंगी दीवार की तरह, यानी कि मेरे घर और उनके घर में जो बेपर्दगी है उसको दूर करेगी ये ब्रिक्स। आया कि सीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोल प्ले करेंगी दीवार का, तो फिर वो आ जाएगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। अब आई होप सो कि आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया। सेकेंडली हमने जो है इसके कुछ रेलेवेंट जो डेफिनेशंस क्लासेस थी वो भी डिस्कस की। कल इंशाल्लाह हम सेक्शन 4 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।